चलिए let's move away from this controversial topic. I don't. मैं मीडिया के बारे में और नहीं बात करना चाहती. आईना आपको भी सोचना है. You are quite harsh when it comes to love. आपने उसको एकदम deception बोला है. Love is some kind of chemical reaction only. It's fleeting. Majnu Laila, Romeo Juliet, all these love stories we grew up with. But you've just destroyed all that when you talk about love in your book. it takes a real lover to destroy love, no? Does it not? न जाने कैसी कैसी टुच्ची चीज को हम प्यार बोल देते हैं. इससे कहीं अच्छा हो कि आप मानो कि प्रेम नहीं है, और जैसे ही ये माना गया कि प्रेम नहीं है, जीवन में कुछ. I'll ask you, ये सच्चा प्यार कैसे परखा जाता है कि जैसे तुम हो वैसे ही I accept you and you know and आप कहते हो उससे भाग जाओ. This is not love. मान लीजिए कि देख मैं कहीं भाग नहीं रहा, पहले से बेहतर हो रहा हूँ. तुझे तो खुशी होना चाहिए कि तेरा जो पार्टनर है वो पहले से बेहतर हो जाएगा. नहीं, स्टे एज यू आर. क्यों? जो वास्तविक प्रेमी होगा वो कहेगा Thank you so much for that and wow, what a crowd there is today. मैं मीडिया के बारे में और नहीं बात करना चाहती. आईना. आपको भी सोचना है. I agree. Acharya ji, I wish you could show this aina to more people, but let's move on. अब आते हैं about love and relationships. Now in your book, जब आप लोग पढ़ेंगे तो you are quite harsh when it comes to love. आपने उसको एकदम deception बोला है क्या? You called it, you know that love is some kind of chemical reaction only. It's fleeting. तो आप मतलब ये जो प्यार जो जिसके बारे में again हमको इतना कुछ we grow up with these stories of love, you know, Majnu Laila, Romeo Juliet, all these love stories we grew up with, but you've just destroyed all that when you talk about love in your book, and you just say कि you know really look at it closely, it could be just a fleeting chemical reaction. Too many small children here, na? But yes, do tell me about that. It takes a real lover to destroy love, no? Does it not? आपका घर है, घर में बाहर की दीवार है, या आपका दरवाजा है, वहां उधर बाहर का क्षेत्र है, कोई वहां आकर के कुछ लिख जाता है, कुछ फेंक जाता है, गंदगी कर देता है, तो आपको बुरा लगेगा, ठीक? और आपके घर में मान लीजिए मंदिर है एक, ठीक है, जहां आपकी सबसे हार्दिक किताबें रखी हुई हैं,
जहां आप बैठते हो ताकि जीवन को समझ सको, ध्यान में उतर सको। कोई वहां पर आकर गंदगी कर देता है, आपको ज्यादा बुरा कब लगेगा? कोई आपके गैराज में या बाहरी दीवार पर कूड़ा डाल गया, या जो पवित्रतम केंद्र था आपके घर का कोई वहां आकर गंदगी कर गया, आपको ज्यादा बुरा कब लगेगा? बोलिए। जब कोई आकर आपके मंदिर को गंदा कर जाए ना। तो दैट्स व्हाई आई एम हार्श ऑन द सो कॉल्ड लव, क्योंकि वो जीवन की पवित्रतम चीज है और हमने उसको भी गंदा कर दिया। जिसने प्यार का नाम भी खराब कर दिया, अब उसे बचाएगा कौन? किसी ने जहर पी रखा हो तो उसे दवाई दी जा सकती है ना? पर अगर किसी ने दवाई को ही जहर बना लिया तो अब उसे कौन बचाएगा? प्रेम तो आखिरी बात होती है। न जाने कितनी बीमारियों का इलाज होती है, पर अगर हमारा समाज ऐसा हो जो प्रेम को ही बीमारी बना ले, तो बताइए मुझे हार्श होना चाहिए कि नहीं? बोलिए। न जाने कैसी कैसी टुच्ची चीज को हम प्यार बोल देते हैं। वो तो मुझे भूलते ही नहीं, 100 बार दोहरा चुका हूं, आई लव माई बेब एंड आई लव चिकन। यही तुम्हारा प्यार है। और बिल्कुल तुमने ठीक बोला, बस तुम्हें पता भी नहीं था कि तुमने अपनी पोल खोल दी है। यू लव योर बेब एग्जैक्टली द वे यू लव चिकन, दैट्स राइट। दोनों तुम्हारे लिए मांस हैं। दोनों तुम्हारे लिए मांस हैं और दोनों ही तुमको गार्निश्ड और ऑर्नामेंटेड चाहिए, और दोनों को ही तुम भोगोगे ही। तुम्हारा और कोई लेना देना नहीं है। इसको तो हम प्यार बोलते हैं, और जब मैं बोल देता हूं तो बहुत बुरा लग जाता है कि अरे हमारे पवित्र प्यार को ऐसा बोल दिया। पवित्र होता तो ऐसा नहीं बोलता ना। वो कुछ और ही है जिसको तुम झूठ मूठ प्यार का नाम दे रहे हो, और ये करके अपना नुकसान कर रहे हो, क्योंकि फालतू चीज को प्यार का नाम दे करके तुम वास्तविक प्रेम से अपने आप को वंचित करे ले रहे हो। और वो जिंदगी की सबसे कीमती चीज है, वो वास्तव में आपको जीवन देता है। आपने अपने आप को उससे वंचित कर दिया, डिप्राइव कर दिया, तो अब जी कैसे रहे हो? क्या कहा है संतों ने? जिनके पास प्रेम नहीं होता उनके लिए क्या कहा है? कहते हैं कि जातन, बोलिए, जातन प्रेम न संचय, सोतन जान मसान, जैसे खाल लोहार की सांस लेत बिनु प्राण। जिसके पास प्यार नहीं है वो मुर्दा है। लेकिन हम में इतनी ईमानदारी नहीं कि हम साफ साफ बोल दें कि मेरी जिंदगी में प्रेम जैसी कोई चीज नहीं। तो हम क्या करते हैं बेईमानी? हम कुछ उठा लाते हैं बाजारू चीज और कह देते हैं है ना प्रेम, है ना, ये रहा, ये देखो, ये रहा प्रेम, यही है प्रेम। आई लव द वे यू वॉक, ये प्रेम है, ये प्रेम है। इससे कहीं अच्छा हो कि आप मानो कि प्रेम नहीं है, और जैसे ही ये माना गया कि प्रेम नहीं है, जीवन में कुछ नया शुरू हो जाता है। शायद वही प्रेम है, शायद वही प्रेम है। लेकिन अहंकार, उसकी मान्यता, उसके दावे, उसकी कहानियां, उसने 30 साल, 40 साल, 50 साल का निवेश कर रखा है किसी चीज में, ये बोल करके कि प्यार था। वो कहता है अब अगर मान लूं कि प्यार नहीं है तो कुछ और ही था, तो फिर तो एकदम मूर्ख कहलाऊंगा कि 50 साल तक कर क्या रहे थे फिर? 50 साल तक तुम ये जाकर के जहां सब कुछ अर्पित कर रहे थे, अब मान रहे हो कि प्यार नहीं था वो, तो फिर क्या था? और अगर प्यार नहीं था तो 50 साल तो तुम मूर्ख बने। सीधे साधे भोलेपन से बच्चों की तरह ईमानदारी से मान लो ना कि हाँ मूर्ख बने, मूर्ख बने, और वो बात अतीत की हो गई। बड़ी बात ये नहीं है कि मूर्ख बने, बड़ी बात ये है कि अब जग गए। पर हम इस बात का महत्व नहीं समझते कि अब जग गए। हमें यह ज्यादा हार्श या कड़वा लगता है कि अतीत में हम बुद्धू ना कहला जाए। अतीत तो है ही नहीं, तो बुद्धू भी अगर तुम थे
तो वो जो बुद्धू था वो तो अब है ही नहीं। तो मान लो ना कि वो बुद्धू था, वो जो भी था वो तो अब है ही नहीं। आज तो जग जाओ, आज तो जग जाओ। समझिए, दूसरे से रिश्ता तभी सही हो सकता है जब स्वयं से रिश्ता ठीक हो। मैं अगर जानता ही नहीं हूं मैं कौन हूं और मुझे क्या चाहिए, तो मैं दूसरे का हाथ सिर्फ शोषण के लिए पकड़ूंगा। दूसरे से जो प्यार होता है ना, वो भीतरी प्यार की छाया होता है, फॉलोअर होता है। हम दूसरे से प्यार करना चाहते हैं बिना खुद को जाने। आत्मज्ञान के बिना दूसरे के साथ कोई सही रिश्ता नहीं बनाया जा सकता। दोनों बस एक दूसरे के साथ कुछ व्यापार छल प्रपंच कर रहे होंगे और दोनों ही सदा हिंसक भी रहेंगे और असंतुष्ट भी रहेंगे, क्योंकि दोनों को ही अपना पता नहीं। आत्मज्ञान की सुगंध के साथ जो दूसरों के साथ रिश्ता बनता है उसको प्रेम बोलते हैं। उस प्रेम में दूसरे को अपनी कामना पूर्ति का साधन नहीं बनाया जाता। इसलिए नहीं कि इट इज इमोरल, इसलिए क्योंकि दूसरा तुम्हारी कामना पूर्ति कर ही नहीं सकता। हर आदमी ये जो साधारण किस्म का प्रेमी है ना, ये सिर्फ बुद्धू बनता है, क्योंकि आप दूसरे को जो भी उम्मीद पालकर अपनी जिंदगी में लाते हो वो उम्मीद पूरी हो ही नहीं सकती। और इस बात की चिढ़, फ्रस्ट्रेशन आप किस पे निकालोगे? जिसको जिंदगी में लेकर आए हो। आपको और किसी से उतनी चिढ़, उतनी खुंदक रहती है क्या? रहती है क्या जितनी कि अपने तथाकथित प्रेमियों से रहती है? रहती है क्या? बोलिएगा। जिससे आपने कभी लगाव ना बांधा हो, कभी गौर किया है आप उससे दुश्मनी भी नहीं बांधते हो। आपके आज जो बड़े से बड़े दुश्मन होंगे वो वही जिनसे आपका कभी कुछ उम्मीद का रिश्ता रहा होगा। अनजानों पर तो हम एसिड अटैक नहीं करते, कि करते हैं? नहीं करते ना। और महिलाओं की अगर हम बात करें तो दुनिया भर में महिलाओं के जो 60-70% हत्याएं होती हैं वो उनके प्रेमियों ने ही करी होती हैं। और प्रेमी माने उसका लवर हो गया, बॉयफ्रेंड हो गया, पति हो गया, परिवार हो गया, ये सब प्रेमी की श्रेणी में आते हैं ना। अपरिचित थोड़ी आके आपको मार देगा, प्रेमी ही मारता है, क्योंकि आप कभी उम्मीदें पूरी कर ही नहीं सकते। जब उम्मीदें नहीं पूरी करते तो फिर हिंसा खड़ी होती है, क्रोध खड़ा होता है कि क्या चाहा था क्या मिला। अरे भाई, तुमने चाहा ही क्यों था? तुमने चाहा इसलिए था क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारी चाहत आ कहां से रही है, तो तुम कुछ भी चाहते रहते हो। और फिर उसी चाहने के फलस्वरूप दुनिया में इतनी आबादी हो गई है। मुझे ये स्वीकार करने में कोई झिझक नहीं है। हम सब किसी ज्ञान पुंज का परिणाम थोड़े ही हैं, हम सब जो बैठे हैं। हर व्यक्ति जो चल रहा है दुनिया में वो छाया है, और छाया भी वो किसकी है? वो अंधेरे की छाया है। हाँ, अंधेरे की छाया। हाँ, क्योंकि अंधेरा अंधेरे को जन्म दे रहा है। हम ऐसे लोग हैं। और अंधेरा अंधेरे को नहीं तो किसको जन्म देगा? जब रिश्ता ही अंधेरे पर आधारित हो तो उससे जो औलादे पैदा होती हैं उनके जीवन में भी अंधेरा ही रहता है फिर। So you also, I'll ask you, ये सच्चा प्यार कैसे परखा जाता है? But also you've written कि if your partner accepts you just as you are, कि जैसे तुम हो वैसे ही I accept you, and you know, and आप कहते हो उससे भाग जाओ. This is not love. Explain this please, because हमको कहा जाता है कि सच्चा प्यार है कि you are accepted, and I think बहुत सारे लोग को आपने दुविधा में भी डाल दिया इस समय, सोच रहे होंगे अपने रिलेशनशिप के बारे में। But why this advice that run from that person who accepts you? मान लीजिए मैं नशे में हूं, ठीक है, और ये यहां बैठे हैं, इनका लूटने का कार्यक्रम है।
और मैं कह रहा हूं भाई नींबू मंगाओ, मुझे नींबू चाटना है, मैं कुछ होश में आऊं, तो ये मुझसे क्या कहेंगे? ये कहेंगे स्टे एज यू आर। क्योंकि अगर मुझे होश आ गया तो ये मुझे लूट नहीं पाएंगे। ये दशकों का अनुभव रहा है मेरा अपना, और अगर पीछे चले जाएंगे तो अध्यात्म में तो सदियों का, कि जब भी किसी रिश्ते में कोई एक आदमी या औरत, स्त्री पुरुष कोई भी जागृत होने लगता है, तो वो जो उसका पार्टनर होता है वो बोलता है नो 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 नो, स्टे एज यू वर, जैसे थे वैसे ही रहो, जग मत जाना, होश में मत आ जाना, बेहतर मत बन जाना। और आप उसको लाख बोलिए कि देख मैं कहीं भाग नहीं रहा, पहले से बेहतर हो रहा हूं, तुझे तो खुशी होना चाहिए कि तेरा जो पार्टनर है वो पहले से बेहतर हो जाएगा। नहीं नहीं, स्टे एज यू आर। क्यों? क्योंकि रिश्ता ही अंधेरे से अंधेरे का बना होता है। दो छोर हैं रिश्ते के और दोनों छोरों पर अंधेरा है, डार्कनेस है, तब तक तो रिश्ता चलेगा। एक छोर अगर इल्यूमिन्ड हो गया, प्रकाशित हो गया, तो रिश्ता ही खतरे में आने लग जाता है। रिश्ता खतरे में ना आए अगर दूसरा छोर कहे कि जैसे तुम्हें प्रकाश मिला है वैसे ही मुझे भी मिले, क्या तुम अपना प्रकाश बांटोगे, क्या मेरी मदद करोगे, तो फिर रिश्ता बना रहेगा। और मैं कहता हूं सारे रिश्ते ऐसे ही होने चाहिए, जैसे रोशनी गले मिल रही हो रोशनी से। लेकिन हमारे रिश्ते ऐसे होते हैं कि जैसे दो अंधेरे जिस्म अंधेरे में ही लिपटे पड़े हैं और वो जानना भी नहीं चाहते कि अंधेरे के पार क्या है। ऐसे में अगर जरा सी भी आहट भी आती है रोशनी की तो वो खतरे जैसी प्रतीत होती है। बात आ रही है समझ में? तो स्टे एज यू आर, बट व्हाई? दैट इज नॉट इवन द पर्पस ऑफ लाइफ, लेट अलोन द पर्पस ऑफ लव। आप में से कौन जिंदगी भर वैसे ही रहना चाहता है जैसा अभी है? बोलो। क्योंकि जीवन का उद्देश्य तो यही है, उत्तरोत्तर प्रगति, कॉन्टिन्यूअस असेंशन, यही है ना जिंदगी, यही है। जब जिंदगी ही कह रही है कि बहते बढ़ते जाओ, बेहतर होते जाओ, और आपका प्रेमी प्रेमिका आपसे बोले नहीं नहीं नहीं, बेवफाई मत करना, बिल्कुल वैसे ही रहना जैसे 12 की उम्र में थे, तो इससे तो पता चल रहा है कि वो व्यक्ति दुश्मन है आपका। उसको आपकी भीतरी बाहरी प्रगति से ना कोई सरोकार है ना कोई खुशी है। वो तो आपको पुराने जैसा ही बांध के रखना चाहता है, बच्चा बनाकर रखना चाहता है। बच्चा माने इनोसेंट नहीं, बच्चा माने इमेच्योर। और जिंदगी ही कहती है कि आगे बढ़ो वयस्कता की तरफ, बोध की तरफ, रोशनी की तरफ, मैच्योरिटी की तरफ। और आपका पार्टनर वो थ्रेटेंड फील करता है, उसको डर लगने लग जाता है कि अरे अगर इसको होश आ गया, अगर ये व्यक्ति जानने समझने लग गया तो मेरे हाथ से निकल जाएगा। तुम उसके मंसूबे नहीं देख पा रहे हो क्या? जो वास्तविक प्रेमी होगा वो कहेगा जितना बेहतर हो सकते हो जाओ, जितना ऊंचा उड़ सकते हो उड़ो, भले ही फिर मेरी पकड़ से भी बाहर के हो जाओ, कोई बात नहीं, मैं जमीन से तुमको देखूंगा ऊपर उड़ते हुए और वही मेरा आनंद होगा। मुझे तुम्हारे लिए जमीन पर पिंजड़ा थोड़े ही बनाना है। वास्तविक प्यार में रिश्ते की शुरुआत भले ही आप कह लो कि दो व्यक्तियों से होती है, पर उसका अंत होता है आकाश के साथ रिश्ता बनाने में। हम तुम साथ थे, वो रिश्ते की शुरुआत थी। और रिश्ता इसलिए है कि तुम्हारा रिश्ता वहां आकाश से बन जाए। चाहूंगा मैं कि मैं भी तुम्हारे साथ उड़ूं, इसलिए नहीं कि मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, इसलिए कि मुझे भी आकाश का साथ चाहिए। हम दोनों साथ साथ उड़ेंगे। लेकिन किसी वजह से अगर मैं नहीं उड़ सकता तो कम से कम तुम तो उड़ो। मैं तुम्हें यहां जमीनी पिंजड़ों में बांध कर नहीं रखूंगा। इसे प्यार नहीं कहते, ये प्यार होता है। और हमारा प्यार क्या है? न तुझे आगे बढ़ने दूंगा न खुद आगे बढ़ूंगा, और जो आगे बढ़े उसको बोलो यू हैव चेंज्ड। ये बेवफाई है, ये गलत हो रहा है, ऐसे मत करो, ज्यादा उतारी छा रही है। ये क्या है? आचार्य जी, आपने कहा ईमानदारी चाहिए, तो ये ईमानदारी और करेज, ऑनेस्टी और करेज, वो कैसे हम कल्टीवेट करें? बेटा ये अब ना यहाँ पर बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन मेरे लिए मुश्किल खड़ी हो जाती है, क्योंकि अब हमें वर्ड प्ले में उतरना पड़ेगा।
ईमानदार, सर मैं समझ रहा हूँ और मैं इस तकलीफ को जानता हूँ। बच्चा है सबको मैं कैसे बताऊं बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, लेकिन इसमें अब तकलीफ ये है कि आप पूछोगे वो ईमानदारी क्या है, तो मैं आपके मुंह को, आपकी जिंदगी को, आपकी 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 गहराई को देखते हुए कभी कहूंगा प्यार है वो ईमानदारी, कि मैं खुद को इतना चाहता हूं कि अगर मुझे दिख रहा है कि मैं बीमार हूं तो कैसे नहीं स्वीकार करूं कि मैं बीमार हूं। तो कभी मैं कहूंगा कि प्यार है वो ईमानदारी, कभी मैं कहूंगा मैं खुद को नहीं चाहता, मैं सच को इतना चाहता हूं कि सच अगर दिख रहा है तो ठुकरा कैसे दूं, तो सत्यनिष्ठा है उस ईमानदारी का नाम। तो कभी मैं उसे प्रेम बोलूंगा, कभी सत्यनिष्ठा बोलूंगा, कभी कुछ बोलूंगा, पर मुझे व्यक्तिगत तौर पर जो शब्द पसंद है वो तो ईमानदारी ही है। हाँ, कि ले दे के बहुत सीधी बात है, जो दिख गया उसको अनदेखा कैसे करूं? जब तक नहीं देखा था तो नहीं देखा था, आज दिख गया। मैं कितना गंदा आदमी हूं अगर देखी हुई चीज को कह दूं नहीं देखा। जब तक नहीं समझ में आ रहा था, नहीं समझ में आ रहा था, चलो मेरी माफी थी। आज आया है समझ में, समझने के बाद कैसे ठुकरा दूं? मैं इतना गंदा, इतना आदमी नहीं हूं। तो इसको मैं सेल्फ एस्टीम भी बोल सकता हूं एक तरीके से, ईमानदारी को। तो उस ईमानदारी के लिए अलग अलग संदर्भों में अलग अलग शब्द हो जाते हैं, लेकिन ईमानदारी तो ईमानदारी ही है। मैंने कहा था ना डिस्ट्रप्टिव बुक है, थोड़ा आपको सोचना पड़ता है। जी है ना? यस। अपूर्णता की बात होती है, अपूर्णता की जब बात होती है तो जैसे मैंने शून्यता शब्द भगवद गीता की सत्र सुने हैं, बट जो इंटेलेक्चुअली भले ही समझ में आता हो, बट इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ ड्राइनेस एंड लाइक लव की जो फीलिंग होती है, इट डजंट ब्रिंग। तो वो जो एक ड्राइनेस फील होता है, बस इंटेलेक्चुअली समझ में आता था कि अपूर्णता जो है वो बाहर से नहीं हो सकती है पूर्ण, पर उससे प्रेम और वो जो नहीं अभी भी होता है। तो अभी इतना ही तो देखा है ना कि वहां नहीं मिलेगा, इतना ही तो देखा है ना। पर भीतर जो बैठा है, जो ये मान्यता लेकर बैठा है कि मिलेगा, वो कहता है कि वहां नहीं मिलेगा, इससे तो मेरा काम ही खराब हो रहा है, इससे उसको और रूखापन लगता है। अभी बस ये देख रहे हो कि वहां नहीं मिलेगा तो शायद उसका दोष है। ये समझो कि ये जो आशा लगाता है उस आशा की जरूरत नहीं है। ये दो अलग अलग बातें हैं, ठीक है। एक तो ये है मैं सचमुच भूखा हूं और वहां नहीं मिलेगा खाना, अब क्या उपजेगा? एक तो भूखा हूं, ऊपर से वहां खाना भी नहीं मिलेगा। एक तो ये है, और दूसरा ये है मैं भूखा हूं ही नहीं, ये भूख एक बिलीफ है, एक दावा है, एक मान्यता है जो मेरे भीतर डाल दिया गया है। क्या मैं इसको देख सकता हूं? वो समझना नहीं है, उसके लिए ईमानदारी चाहिए, उसको देखना पड़ता है वो कहां से आया। और उसमें बहुत मजा आता है, खासकर जैसे कि आप निकलोगे अभी बाहर, आप होर्डिंग्स वगैरह देखोगे, आप शॉप्स देखोगे, आप लोगों को देखोगे, आप गाड़ियों को देखोगे, क्या आप नहीं देख पाओगे कि वो भूख कहां से आ रही है आपके भीतर? नहीं देख पाओगे। और जैसे ये देखते हो कि अच्छा तो ये बैनर लगाया ही गया है मेरे भीतर भूख घुसेड़ने के लिए, टू पेनिट्रेट एंड इम्प्लांट, बहुत मजा आता है, एंड दैट इज जॉय। Namaskar, Acharya ji. Namaskar. So my question is regarding what you talked about love. I am currently in transition. As I transition from viewing others as tools for utility to seeing them as distinct other people who are fellow travelers. So as I make this transition, my question is what specific parameters should I now look out for in a potential life partner, since the goal is no longer to fill my hollowness? Don't look out for, Okay. look in. The thing is, if you don't look in, you will always look out for. If you don't look in, you will always look out for. And there is a great difference between looking and looking out for. Looking out for implies unexamined desire. Why do you need a partner?
Yes, you may have a partner, but to have a partner is one thing, and to need it existentially is a totally different thing. Please get the difference. There is no problem with being with someone. It's all right. We are anyway always with people, right? There is no issue at all in being with one person or even 5 persons. That's fine. The problem is the desperate center the need arises from. And when that center, that desperate, that unexamined center is at the root of the relationship will never be auspicious. Never. Let your relationships come in a natural way. You are all right with yourself. It just so happens you come across somebody worth being with. And then there is a natural companionship without conditions, without desperation, without bondages, without fences, without an agreement, without a contract. Why? Because you are not scared that the other would run away, and you are not desirous of what the other can give you. It is a kind of coincidental company in completion. I am all right and you are all right. And we are together in our all rightness. We are not together to barter, to exchange stuff, to scratch each other's back. Right? Nothing brings me towards you. Nothing brings you towards me. We both are moving towards a destination that is common for the entire mankind. But I like the way you move. I like your steadfastness. I like your honesty. I like the way you stay put on your route. So it is nice to have your company. And I suppose I'm no less. That's why you choose to be with me. But you are not my obsession. Nor do I allow me to be one for you. Now, that's the right kind of company. Instead, what we see among youngsters is a terrible kind of desperation, obsession the day they turn 15 or 25. Something very important is missing from life. How do you even know that? That has been fed into the algorithm, right? First of all, the algorithm is imported, and then the inputs to the algorithm are also coming from external agencies. That has been fed into the algorithm that the day you cross puberty and turn hormonal, you should have somebody of the other gender or the same gender by your side. That's a sine qua non for respectability or social acceptance or even existence. Right? No, that is stupid. Yes, two people will get together. And especially two persons of opposite genders will come together, yes. And there would be interactions at the emotional level, even at the physical level, which is all very fine. But how can that become the center of life? How can you say that my primary concern these days is how soon I will get a man or a woman? But that's the way things are with most youngsters. And that's terrible. Why? Because this is your prime. This is when your energy peaks. This is when your intellect also actually peaks. Even the IQ starts dipping after a certain age. Right now, you are at the peak of everything. And what is this peak energy dissipating towards? Where is my fairy tale partner? Where is that knight with that shining armor on the white horse? And where is that fairy in crimson colors? Who told you all that? And it's a question, not an allegation. Who told you all that? That's a question you must ask. Who told you all that? I'm not talking of sannyas or brahmacharya here. No. No. I'm talking of taking a person just as a person, just another thing in this wide open possibility called life, right? How can life be restricted to your
hunt, witch hunt for that someone special. But instead of exploring the various things in life, I'll ask you, do you hold a racket of any kind? Tennis, squash, TT, badminton? No. Do you read any genre? No. Do you travel? No. Do you explore in any other ways? Are you into any art form? No. What do you do all day? What do you do all day? Please tell me, what do you do all day? I think of someone special. Or I make very desperate attempts to reach there, or I just keep envying those who have that so-called partner in life. Isn't that, I'm asking, isn't that a misutilization, a terrible wastage of your peak youth? Please tell me, what's life for? And this someone special, won't he be just like you? How long does it take dreams to be shattered? You bring somebody in life, don't you soon discover the fellow is very ordinary? Please tell me. Don't you soon discover that? And don't you see what kind of feeble ROI you have earned? So much energy you put in thought and time and even money. People spend so much money just trying to look good or trying to attract somebody. What do you get out of that? What was the return on all that investment? Please tell me. There is much more to life than hooking up with someone. Don't limit your possibilities. Don't give it such a narrow definition. Don't say that to be young is to be mated. That is not the central question of life. If there were somebody called the judge of life, this is not the question he will ask. Did you get a boyfriend in time? No, that's not the question you would ever be asked. Were you able to have a successful relationship? No, that's not a question you would be asked. The question would be, did you actually live deeply and widely? What does depth mean? Were you insightful and wise enough? What does width mean? Did you explore many areas of living, many ways, many personalities, many actions, many places? Did you do all that? No, I didn't do anything. I just stayed put in Pune and kept thinking of, when am I going to get married? And that's 80% of the stuff Gen Z asks to these astro gurus. All right, I'm sorry, we'll have to end it here. A big round of applause, please, everyone. Acharya ji. Come on. Wonderful. Thank you. Yes. You are most welcome the next few days. अब मैं जहाँ भी बोल रहा हूँ, सबका स्वागत है, जरूर आए. हम बात करेंगे, आप आइएगा, बात करेंगे. यहाँ मंच पर. Thank you so much, audience. Thank you so much. And thank you so much, आचार्य आपका, गर्गी आपका. Thank you so much. समय की मर्यादा का ख्याल रखना होगा हम सभी को. इस सेशन से जो सवाल निकला है आज, क्योंकि सवालों का एक पुलिंदा मेरे मन में भी है, आपके भी मन में होगा. इस सवाल को घर लेके जाते हैं, विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और फिर कुछ नए दृष्टिकोण से उनके आंसर्स तलाशने की कोशिश करेंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू पुणे. कल मिलते हैं लास्ट सेशन में. थैंक यू.
अरे ये कौन बोला? कहाँ से आई आवाज? आचार्य जी आप मुझे बार बार तोड़ते हो फिर भी मैं आपके पास क्यों आता हूँ? क्योंकि हम चाहते हैं टूटना। एक अरे, आप हैं और एक जिम है, मैं बार बार उन दोनों के पास आता हूँ। क्या नाम है आपका? तेजस्वी। किसके साथ आए हो? कहाँ है पापा है मम्मी? ये तुम्हारी है। लाओ 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 लाओ, वो बुक दो। मैं कौन हूँ, तुम कौन हो? यही तो सारा अध्यात्म है। मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, और ये कौन है? हाँ, आत्मा, अहम, विषय, सब कुछ चल रहा है एक साथ। क्या नाम है तुम्हारा? अनय। नाम तो बहुत अच्छा है। तुम्हें अपने नाम का मतलब पता है? अनय। कौन रोया भाई, कौन रोया? क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? अगर नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन का सोर्स है तो लेने में क्या हर्ज है? किसी की जान लेकर के मसल्स बनाने से बेहतर है कि मैं जान दे दूं, है ना? यकीन नहीं हो रहा है। अच्छा, कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू सो मच। आचार्य जी बिग फैन। आपका लिबरलाइजेशन पे जो बातें आप करते हैं बहुत सटीक लगती है। Your book is a bestseller. मैन ऑफ द मिलेनियम, मैन ऑफ आचार्य जी, आचार्य जी 5 साल के बाद फिर से जॉब शुरू कर दिया है मैंने। करते रहिए, करते रहिए। आचार्य जी थैंक यू फॉर कमिंग हियर। आचार्य जी लाइफ में आने के लिए। आचार्य जी आपने मेरी पूरी ज़िंदगी ही बदल दी और मेरे लाइफ में बहुत बहुत बदलाव आया है। धन्यवाद।